हेल्दी रहा, फिट रहा, तंदुरुस्त रहा, कारण आता तुमच्या सोबतीला आहे तुमच्या आरोग्याचं 24/7 रक्षण करणारा सिंधुदुर्ग लाईव्हचा खास कार्यक्रम डॉक्टर लाईव्ह. नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. खरं तर सध्या हार्ट अटॅक हा जो शब्द आहे तो सातत्याने आपल्या कानावरती ऐकायला येत असतो. हार्ट अटॅक म्हटलं की आपल्यासुद्धा हृदयाचा कुठेतरी थोडासा ठोका चुकतो. हा हार्ट अटॅक का होतो, त्याची कारणं काय आहेत, तो होऊच नये याच्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, आणि सध्याचं वातावरण हे हार्ट अटॅकसाठी एवढं पोषक असं का झालेलं आहे, या सगळ्याच प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी आज आपण काही नामांकित सुप्रसिद्ध अशा हार्ट सर्जनशी, हार्ट कार्डिओव्हॅस्क्युलर सर्जनशी आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. यासाठी आपण ज्या तज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहोत त्यांची आपण ओळख करून घेऊया. प्रथम आहेत डॉक्टर राकेश देशमाने. ते सुप्रसिद्ध कार्डिओव्हॅस्क्युलर आणि थोरॅसिस सर्जन आहेत. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर ज्योती कुसनूर. त्या सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट आहेत. आणि आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर सब्यसाची मुखोपाध्याय, जे सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट आहेत. तुम्हा सगळ्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. खरं तर पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी डॉक्टर मुखोपाध्याय कि हार्ट अटैक क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है? ठीक है. हार्ट अटैक बेसिकली हम लोग जो समझते हैं हार्ट अटैक, उसका मतलब ये है कि हार्ट का ब्लड सप्लाई जो रक्त प्रवाह है वो रुक गया है. वो किस कारण से रुका है वो हमको पता लगाना है. बट बेसिकली एक ही कारण होता है, वो है कि वहाँ पे कुछ क्लॉट हुआ है. जहाँ हार्ट के 3 कॉरोनरी आर्टरीज़ होते हैं, वो तीनों कॉरोनरी आर्टरीज़ में से कोई एक कॉरोनरी आर्टरी में रुकावट हुआ है, ब्लॉक हुआ है. तो वो ब्लॉक के बहुत सारे कारण हैं. बट लास्ट जो कारण होता है वो है कि अल्टीमेटली जो क्लॉटिंग होता है वो प्लेटलेट प्लग और क्लॉटिंग के कारण होता है. हालांकि कारण बहुत सारे हैं. कारण तो हमारे पास इंडिया में सबसे पहला कारण है कि हम लोग तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं. तंबाकू का सेवन है, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, और इसके अलावा स्ट्रेस लेवल्स जो कि हम लोग के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा, और मोबाइल के आने पे तो और ज़्यादा स्ट्रेस हमारे लेवल्स बढ़ गए हैं. तो इसीलिए ये स्ट्रेस लेवल्स के कारण और ये जितने सारे कारण हैं वो उसके कारण ये मल्टीफैक्टोरियल, हम कोई एक कारण नहीं होता है हार्ट अटैक होने का. ये बहुत सारे कारण मिला के एक वो हार्ट अटैक होता है. जब हार्ट अटैक होता है तो उसके सिम्टम्स 3-4 होते हैं. हालांकि 25% में कोई भी सिम्टम नहीं होता है, तो उसको हम लोग साइलेंट एमआई बोलते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं. तो बाकी 75% में या तो कुछ ऐसे जो हम लोग नॉर्मली हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, या लोकल लैंग्वेज में गैस्ट्रिक बोलते हैं, एसिडिटी के सिम्टम्स वो हो सकते हैं, या फिर चेस्ट पेन जो छाती में दर्द या एक भारी टाइप का भारीपन लगता है, या फिर कुछ दिल का धड़कन जो हम लोग इंग्लिश में पैल्पिटेशंस बोलते हैं, या फिर सांस फूलना जो हम लोग ब्रेथलेसनेस बोलते हैं इंग्लिश में. तो ये कोई भी सिम्टम हो सकता है, और अचानक से वो आता है और अनईजीनेस टाइप का लगता है. और इस वक्त एक हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, और एक ईसीजी करना बहुत ज़रूरी होता है, और एक फिजिशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए ये पहला चीज़ है कि हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि ये सारे सिम्टम्स और ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स है, स्पेशली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. तो ये अगर कंट्रोल में रहेगा तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाता है. और दूसरी बात यह है कि हार्ट अटैक अगर हुआ है तो तुरंत एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचना ज़रूरी है, जहां
यहाँ की सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंस भी हम उपलब्ध कराते हैं पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कहीं से भी। हमारे यहाँ से करीब 150-200 किलोमीटर के रेडियस में ये सुविधा उपलब्ध हम करा सकते हैं। और हमारे जितने ये आसपास के फिजिशियंस और जो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स है सबके साथ हमारा टाई अप है, सबसे हमारा पहचान है। कुछ लोगों से तो बहुत पर्सनल फ्रेंडशिप भी है। तो उन लोगों से हम लोग किसी भी वक्त उन लोग हमको पेशेंट रेफ़र करते हैं या पूछते हैं तो हम लोग तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं और तुरंत जब पेशेंट आता है वो दिन हो रात हो कभी भी हम लोग फिर तुरंत एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में एग्जैक्टली पता चलता है कि हुआ क्या है और ब्लॉकेज कहाँ पे है। तो उसके बाद का ट्रीटमेंट फिर हम लोग इन डिस्कशन मतलब उनके साथ विचार करने के बाद पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ और विचार करने के बाद उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। बराबर है। मैं डॉक्टर ज्योति कुसनूर के पास जाती हूँ। मैडम, जैसे डॉक्टर मुखोपाध्याय ने बताया कि आज की लाइफस्टाइल है या फिर एसिडिटी या फिर स्ट्रेस, ये तो है, लेकिन आजकल हम लोग ऐसे भी सुनते हैं कि एकदम फिजिकली फिट और हेल्दी जो एक पर्सन होता है वो भी हार्ट अटैक की शिकार हो रहा है। उसके कारण क्या हो सकता है? वो सच है। आजकल हम पेपर्स में भी बहुत पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि पीपल हु आर अदरवाइज लाइक जिनको हम बहुत फिट और यंग और यूथ आइकॉन्स मानते हैं उनको भी सडन हार्ट अटैक होके वो सडन डेथ हो जाता है। तो इसका एक कारण है कि यंगर पीपल जो लेस देन 40 इयर्स के हैं, एक तो आजकल उनमें स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, मानसिक तनाव ज़्यादा होते हैं और वो गलत चीज़ों का सेवन करते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए टोबैको, जैसे सर ने बताया, सिगरेट का सेवन, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं और आजकल के टाइमिंग्स भी सही नहीं होते। सोने के टाइमिंग्स, उठने के टाइमिंग्स, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गैजेट्स का करते हैं, मोबाइल, और बहुत टाइम हम बिताते हैं स्क्रीन के आगे। तो उसकी वजह से भी स्लीप वेक रिदम में बहुत बदलाव हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, ये सब गलत लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से। और दूसरी बात एक है कि आजकल बहुत ज़्यादा ये एम्फेसिस दिया जाता है यंगर पीपल में कि जिम में जाओ, कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है। जिम में जब आप वर्कआउट करते हैं तो 6 पैक एब्स या फिर 8 पैक एब्स, ये सब कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट है, इनमें कोई सेहत नहीं बढ़ता। सेहत बढ़ाने के लिए आपको दूसरे तरह का एक्सरसाइज करना है। यू हैव टू गो वॉक्स पे जाना है, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब हेल्दी एक्सरसाइजेस है। लेकिन आजकल के युवाओं में ये वो गलत धारणा है, वो रॉन्ग इम्प्रेशन है कि जिसके मसल ज़्यादा बड़े हो वो ज़्यादा हेल्दी है। ऐसी बात नहीं है। एंड द अदर थिंग विथ यंगर पीपल इज़ दैट वो अपने इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। जैसे सर ने बताया हार्ट अटैक पे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सर ने बताया, लेकिन हार्ट अटैक होने से पहले, थोड़े दिन पहले या कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ एसिडिटी है, मैं तो वैसे हेल्दी हूँ, मैं जिम जाता हूँ, सिर्फ एसिडिटी था, मैंने थोड़े एसिडिटी के टैबलेट्स लिए। तो एक्चुअली जो वो एसिडिटी समझते हैं वो एक्चुअली कार्डियक सिम्टम्स है। तो ये ध्यान देना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। अर्ली सिम्टम्स यूजुअली हार्ट के सिम्टम्स जो होते हैं वो एक्सर्शन पे आते हैं। मरीज़ बोलते हैं कि जब मैं बैठा हुआ होता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं उठ के चलना शुरू करता हूँ तब मुझे ऐसा कुछ भारीपन जैसा लगता है या फिर एसिडिटी लग रहा है। ओनली व्हेन आई एम क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बाकी टाइम पे मैं ठीक रहता हूँ। लेकिन जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने जाता हूँ या फिर दौड़ता हूँ या फिर फ़ोन पे कुछ किसी से झगड़ा होता है, उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भारीपन जैसा होता है। लेकिन वो सारे सिम्टम्स वो इग्नोर करते हैं और इस स्टेज पे अगर सही जांच और सही इलाज लिया गया तो हम दिल का दौरा रोक सकते हैं। सही बात है। डॉक्टर ज्योति, आपने जो कहा वो सही है। आजकल हम लोग सुनते हैं कि 25-26 ईयर्स के बच्चे होते हैं, जिम करके आते हैं, आफ्टर वो आने के बाद आधे घंटे में उनको अटैक आ गया और वो गुजर गए। ऐसे भी बातें हम लोगों ने सुनी है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं अभी भी
शुरू है उसके आगे मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर ज्योति ने कहा कि स्ट्रेस लेवल है, जिम करते हैं, लेकिन ये एसिडिटी है ऐसा सिर्फ अज़म करते हैं और उस पर इलाज करते हैं, लेकिन ये जो हार्ट अटैक है ये हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, ये एक्सरसाइज या फिर ऐसा कुछ मेडिसिन या फिर प्री ये करके? हाँ, ये कहना सही है कि देखिए एट एन इंडिविजुअल लेवल हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये हम कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एट अ पॉपुलेशन लेवल यस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट अटैक को। तो एट अ पॉपुलेशन लेवल हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला चीज़ है जैसे डॉक्टर ज्योति भी बोल रही थी कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे सोना, सही चीज़ खाना, और हम लोग को ये गलत धारणा है, इनफैक्ट ये सब जो टीवी पे और चैनल पे जो एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं स्पेशली अबाउट ऑयल्स, आई एम टेलिंग यू ये सारे ऑयल्स कोई काम के नहीं है। अगर हम लोग को वापस अपने पुराने जो अपनी दादी नानी के इसमें जाना है तो हम लोग वापस हम लोग को अपने सरसों तेल, मूंगफली का तेल और ऑलिव ऑयल, शुद्ध घी और कोकोनट ऑयल, ये कोंकण रीजन में कोकोनट ऑयल भी बहुत ये प्रचलन में है। तो ये कहना गलत है कि ये सफोला और सनोला, जब से आप देखेंगे सफोला और सनोला आया है, सैफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, तब से हार्ट अटैक्स बढ़ गए। आप खुद ही देख लीजिए, जब से वो ये कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पेप्सी और कोका कोला आया, तब से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं, लोगों का ओबेसिटी बढ़ गया है। तो ये हम एडवर्टीजमेंट में नहीं जाएं। आप देखिए हर चीज़ के पीछे उन लोग ये कुछ उसका मोटिव रहता है, तो आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली मोटिव क्या है। हम लोग को अपना जो ये है अपना लाइफस्टाइल को खुद नियंत्रण में रखना चाहिए। जल्दी ठीक टाइम पे सोना है, सही ढंग से खाना है, सही एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का भी जैसे डॉक्टर ज्योति बोल रही थी कि एक्सरसाइज का एक जे शेप्ड कर्व है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत कम एक्सरसाइज करेंगे तो भी हम एट रिस्क है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी एट रिस्क है। तो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज कहा गया है कि बेस्ट है फॉर द हार्ट एंड फॉर द बॉडी। मॉडरेट लेवल का क्या मतलब है? मॉडरेट लेवल का मतलब है कि 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 5 days इन अ वीक एंड टोटल ऑफ 150 मिनट्स पर वीक, नॉट मोर देन। मतलब उसका मतलब यह है कि आप 30 मिनट 5 दिन करेंगे तो 150 मिनट हो गया। 150 मिनट हो गया तो आप 2 दिन रेस्ट करें। ओके 2 दिन रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट को और बॉडी को आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते हैं। आप पुश करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अचानक से वो सडनली पीपल कोलैप्स, मैराथन में हुआ है या जिम में हुआ है, अच्छे इवन जिम ट्रेनर्स हैव कोलैप्स्ड। यहाँ हुआ था एक केस करीब 8 साल पहले मारगांव में, एक जिम ट्रेनर कोलैप्स्ड और उसको वो ले जाया गया हॉस्पिटल में, और इनफैक्ट सस्पेक्ट नहीं कर रहे थे कि हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि 24 साल का था। और वो गुजर गया। उसके बाद फिर उसका जब ऑटोप्सी हुआ तब पता चला कि कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस है। तो ये सब तो और एक और चीज़ बहुत मतलब साइंस से थोड़ा अलग हट के, हम जो हमारा धरोहर में हमको जो मिला है सनातन धर्म, वो हम भूल चुके हैं। तो हमको वापस अपने रूट्स के तरफ जाना है। वही दादी नानी के इसमें, जो दादी नानी हम लोग को खाना खिलाती थी, वो हमको कहानियाँ भी सुनाती थी। इतिहास, हमारा जो इतिहास है, हमको वापस अपने धर्म के तरफ जाना है। जब तक हम अपनाएंगे नहीं हम अपना तरीका, हमारा ये सभ्यता जो सनातन सभ्यता सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अगर पश्चिम दिशा में देखेंगे और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंडर में रहेंगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा वो बॉडी है ही नहीं उस तरीके का ये करने का। तो हमको अपना सब कुछ करेक्ट करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल डाउन टू फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल, सब करेक्ट करेंगे तभी हमारा पूरा पॉपुलेशन में ये करेक्शन आएगा। और हार्ट अटैक क्या, बहुत सारे डिजीज़ेस प्रिवेंट हो सकते हैं तंबाकू के सेवन से, ना कि हार्ट अटैक, लंग डिजीज़ और कैंसर भी कम हो जाता है
अगर हम उसको रोकें। तो ये हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो बस सोच रहे हैं कि हाँ, ये कॉरपोरेट्स में और प्राइवेट कंपनीज़ में और स्पेशली कमिंग फ्रॉम द वेस्ट ये बहुत ज़्यादा ये आया है कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, शाम को लोग दिन भर 10 घंटा काम कर रहे हैं और शाम को जाके पार्टी कर रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं। आप वो इस तरफ चले जाइए, गोवा के किसी भी बीच के साइड में, किसी भी जगह में, वो अंजुना वागत और कोई भी जगह में आप देखेंगे कि ड्रग्स का सेवन तो ऐसे ही हो रहा है, आम तौर पे ऐसे जैसे कोई चन्ना मुरा कोई खा रहा है। तो ये तो गलत बात है। तो ये हम जब तक हम अपने धर्म के तरफ वापस नहीं जाएंगे तब तक ये करेक्शन नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा किसका योगदान है? माँ का। हर जगह अगर घर में माँ का रोल बहुत अगर सही ढंग से माँ अगर निभा रही है तो ये सब चीज़ करेक्ट हो जाएगा। वो भी अभी वर्किंग वूमन हो गई है। हाँ, ये भी तरीका, ये भी गलत हो गया ना। तो समाज में आप देखिए, समाज में कितना सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारा खामियां आ गई है, गड़बड़ हो गया है। तो इसके कारण हम ये भुगत रहे हैं। ये डिजीज़ जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल एंड मेंटल डिजीज़, इट इज़ अ सोशल डिजीज़। नक्कीच डॉक्टर मुखोपाध्याय यांनी जे सांगितलेलं आहे ते खरं तर सगळ्या मेडिसिन्स किंवा ह्या सगळ्या ह्याच्यावरचं आहे की आपण कधीतरी ऐकतो की एखाद्याला हार्ट अटॅक आला की आपण लगेच दुसऱ्या दिवसापासून सकाळपासून 10-10 किलोमीटर चालायला सुरुवात करतो आणि 10-10 किलोमीटर चालून आला ते घाम गाळत आपण येतो, बसतो आणि आपल्याला एकदम खूप छान वाटते की आपण खूप चालून आलोय, तर आपण आपल्या कॅलरीज आपल्या बऱ्यापैकी जळलेल्या आहेत आणि आता आपल्याला काय हार्ट अटॅक येणार नाही। परंतु त्याचबरोबर एवढा श्रम करण्यापेक्षा त्यांनी जे सांगितले की 5 दिवस 30-30 मिनिटं जरी व्यायाम केला आणि 2 दिवस पूर्ण विश्रांती घेतली तरी आपण या सगळ्या ह्याच्यातून पूर्णपणे बाहेर येऊ शकतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपली जी हिंदू संस्कृती आहे, आपल्या हिंदू संस्कृतीने सांगितलेले जे काही नियम आहेत ते जर थोडेसे जरी पाळले तरी आपण याच्यातून नक्कीच बाहेर येऊ शकतो। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत ही मौलिक उपदेश किया है सभी यंगस्टर्स को हमारे। त्याच्यानंतर मी जाईन डॉक्टर राजमानेंकडे। डॉक्टर राजमाने, खरं तर जेव्हा हार्ट डिसीज झाला किंवा हार्ट अटॅक आला किंवा कोणाला तरी काहीतरी छातीत दुखायला लागलं की सगळ्यात पहिल्यांदा 2 शब्द आपल्या कानावरती येतात, एन्जिओग्राफी आणि एन्जिओप्लास्टी। आता एन्जिओग्राफी केव्हा करावी लागते आणि एन्जिओप्लास्टी केव्हा करावी लागते याबाबत सुद्धा संभ्रम आहे, काय सांगाल तुम्ही? कसं की आजकाल हा शब्द एकदम कॉमन आहे, कोणालाही विचारलं तर त्याला एन्जिओग्राफी एन्जिओप्लास्टी, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला एन्जिओग्राफी करायचीच हे अशी गरज नाही आहे। पहिल्यांदा जसं सर म्हटले किंवा मॅडम म्हटले की तुम्ही पहिल्यांदा इव्हॅल्युएट केला पाहिजे तुमचे सिम्पटम काय आहेत, तुमचे काय, तुम्ही जाऊन फिजिशियन किंवा म्हणजे आपले जनरल किंवा एका कार्डिओलॉजिस्टला भेटले पाहिजे। ते डिसाईड करतील की ह्या पेशंटला आपल्याला पुढचे ट्रीटमेंट करणार आहे। त्याच्यात काही एक नॉन इन्व्हेजिव्ह प्रश्न म्हणजे आपण म्हणतो एक TMT किंवा ट्रेडमिल एक टेस्ट म्हणतो की त्याच्यामध्ये पेशंटला एका आपण म्हणतो ट्रेडमिल किंवा ह्याच्यावर चालायला लावतात आणि त्यावेळेस सायमल्टेनियसली ECG करतात ज्याच्याने त्याचं, आणि त्यावेळेस मग त्याच्यात बरेच गोष्टी पाहिल्या जातात, त्याचा हार्ट रेट तो टॉलरेट करतो नाही, त्या ECGमध्ये काही चेंजेस, त्याच्यात काही चेंजेस असले तर तुम्हाला एन्जिओग्राफीसाठी म्हणजे सजेस्ट केलं जातं। एन्जिओग्राफी एक साध्या भाषेत बोलायचं ते एक्सरे, इट्स डायग्नोस्टिक, फक्त हे ह्याच्यानंतर एक पुढचा मार्ग पुढं काय करायचं हे बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन करतं। एन्जिओग्राफीमध्ये तुम्हाला कॅथलॅब म्हणतात किंवा त्याच्यात आत घेऊन तुमच्या हाताच्या नसत आत सगळीकडे करतात, त्याच्यातनं एक डाय किंवा आपण म्हणतो की इंजेक्ट करून ते एक्सरेवर पाहिलं जातं आणि त्याच्यात आपल्या ज्या सर म्हणते जसं की आपल्या हृदयात 3 मेन आर्टरीज किंवा धमन्या असतात त्याच्या सगळं ते पाहिलं जातं, त्याच्यात ब्लॉकेजेस किती आहेत, नंबर्स कसे आहेत, मोठे आहेत, लांब आहेत, बरेच ठिकाणी आहेत, त्या सगळ्या डिसिजन पाहून मग पेशंटला आहे तर तुम्हाला एन्जिओप्लास्टीला किंवा मग खूप जास्त प्रमाणात असेल तर पेशंट बायपासला सजेस्ट केलं जातं। बरोबर। आता बायपासला सुद्धा जेव्हा आपण बायपास सर्जरीसाठी जेव्हा जातो तेव्हा बायपास सर्जरी म्हणजे काय आणि CABG हा जो काही प्रकार आहे याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? CABG म्हणजे त्याचं पूर्ण लॉंग फॉर्म म्हणजे करोनरी आर्टरीज बायपास ग्राफ्टिंग, त्याचंच म्हणजे जे आपल्याला नॉर्मल आपण त्याला म्हणतो बायपास ऑपरेशन। हे आपण म्हणजे ह्याच्यासारखं बोललो की जेव्हा जसं मी म्हटलं की एन्जिओग्राफी केली जाते पेशंटला, जर पेशंटला अजून गोष्टी आहेत म्हणजे पेशंटला डायबिटीज आहे, ब्लड प्रेशर आहेत आणि ज्याच्यामध्ये एन्जिओप्लास्टी करणं शक्य नाही किंवा की मल्टिपल ब्लॉकेजेस आहेत, भरपूर ब्लॉकेजेस आहेत, लांब आहेत आणि भरपूर ठिकाणी आहे, 3 ठिकाणी आहे, तर त्यावेळेस तो पेशंटला बायपास, आपण साध्या स्ट्रेट लँग्वेजमध्ये म्हटलं तर बायपासचं काय असं आता तुम्ही समजा आपण पाहिला हा रोडवर आता बरीच कामं चालू आहेत आपल्या मुंबई गोवा हायवेवर, तर तेव्हा एक डायव्हर्जन करून देतात म्हणजे तो रोड बंद झाला आहे तो ब्लॉक, म्हणजे बायपासमध्ये लोकांना वाटतं की ब्लॉक काढतात, असं कधीच होत नाही, आम्ही ब्लॉक काढत नसतो, एक नवीन
रस्ता करून ठेवतो. हां, त्याच्यासाठी एक आपल्या छातीच्या म्हणजे जेव्हा ऑपरेशनसाठी करतो त्याच्या खालचीच एक आर्टरी किंवा तुमच्या पायाची किंवा तुमच्या हातातली एक नस काढतो आणि त्याला मेन आपल्या हृदयाच्या नस असतो आम्ही करतो त्याला ॲओर्टाला त्याला जोडतो आणि एक आत. तर अशा प्रकारे हे एक सर्जिकल थिंग आहे, असं म्हणजे एक सर्जरी आहे. बरोबर. बायपास सर्जरी बरोबरच आता नव्याने आपण शब्द एक ऐकतो, बीटिंग हार्ट सर्जरी. हां, बीटिंग. जेव्हा कसं आहे की आता जेव्हा एक बायपास करायचे म्हणजे हे ऑपरेशन जे करायचे दोन ट्रेंड. एक प्रकारे कसं असतं जेव्हा आम्ही ऑपरेशन हृदयावर करतो, हृदय असं एक गोष्ट आहे की जे तुमचं जन्मल्यापासून चालू होतं आणि ज्यावेळेस तुम्ही देवाकडे जा त्याच वेळेस ते थांबतं आणि आपण ते थांबवू शकत नाही करताना. कारण की हृदय थांबलं की हृदय एक मेन ऑर्गन त्याच्यानी तुमच्या मेंदूला, किडनीला, बॉयला म्हणजे सगळ्या गोष्टीला ब्लड सप्लाय. ज्यावेळेस तुमचं हृदय थांबलं की प्रॅक्टिकली तुम्ही डेड म्हणजे आपण मृत्यू असं कन्सिडर करू. तर जेव्हा हे ऑपरेशन करायचं ठरलं तेव्हा ह्या इनिशियली काय एक मशीन असते आम्ही म्हणतो ते हार्ट लंग मशीन म्हणतात त्याला, हार्ट लंग मशीन. त्यावेळेस जेव्हा हृदयावरचे कुठलेही ऑपरेशन आले, कारण की मेन जेव्हा हृदयाचे ऑपरेशन आणि कार्डियक सर्जरी 50 वर्षापूर्वीचं सायन्स आहे, रिसेंट ॲडव्हान्सेस आहे त्याच्यात झालेलं, की तोपर्यंत इतक्यापर्यंत माणसाने विचारच केला की जेव्हा ऑपरेशन करायचं तेव्हा आपल्याला आणि आपलं हृदय आणि फुफ्फुस दोन्ही एकमेकाला कनेक्टेड असतात. म्हणजे आपण दोन्ही एकमेकांशी रिलेटेड, कारण की फुफ्फुसांमध्ये आपल्याला ऑक्सिजन मिळतो ब्लडमध्ये आणि हृदयातनं ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड सगळीकडं पुरवल्या जातो पंप ॲक्शननी. तर ह्याच्यानं एक मशीन असते काय मी म्हणतो हार्ट लंग मशीन. त्याच्यावर आपण पेशंटला टाकतो, हृदय बंद करतो, ते ऑपरेशन पूर्ण करतो आणि मग परत हृदय चालू करतो. ही स्टँडर्ड प्रोसिजर होती. पण ह्याच्यातनी काय होतं, ही मशीन आम्ही म्हणतोय की एक्स्ट्रा ह्यावेळेस रक्त आपल्या बॉडीतलं शरीरातलं त्या मशीनमध्ये जाऊन परत शरीरात येतं, त्याच्यात ऑक्सिजन वगैरे भरून. पण जेव्हा हे रक्त बाहेर जातं त्याच्यावरच त्या मशीनची रिॲक्शन होऊन त्याच्यात ब्लिडिंगचे चान्सेस, इन्फेक्शन वगैरे हे होतं. तर जेव्हा ही सर्जरी आपण म्हणतो की त्या हार्ट लंग मशीनवर करतात तेव्हा त्याला म्हणतात की ट्रॅडिशनल म्हणजे आधीपासून करत होते. आता त्याच्यात नवीन जी पद्धत आली की ज्याच्यात ते हार्ट आम्ही बंद करत नाही. हार्ट म्हणजे आपलं हृदय हे चालूच असतं आणि त्याच्यात काही स्पेशल इन्स्ट्रुमेंट असतात ज्याच्याने ज्या भागाचं फक्त आम्ही ज्याच्यावर बायपास ऑपरेशन करतो तो भाग स्टेबल करून त्याला आम्ही म्हणतो की ऑक्टोपस किंवा आणि बाकीचे भाग जो असतो तो आपला बीटिंग असतो, तर त्याला म्हणतात बीटिंग हार्ट सर्जरी. ह्या सर्जरीचा फायदा म्हणजे हे ज्या गोष्टी आहेत होणारा एक म्हणजे कोॲग्युलेशन प्रॉब्लेम होतो किंवा किडनीला जे इश्यू होतात त्या हार्ट लंग मशीन ते अवॉइड होतात. परत स्ट्रोकची किंवा आपण म्हणतो की ऑपरेशन करताना मेंदू आपलं पक्षाघात बसण्याचे वगैरे चान्सेस आहेत त्या ह्या सर्जरीमुळे केल्यामुळे आणि ICUचा स्टे म्हणजे पेशंटची रिकव्हरीसुद्धा खूप लवकर होते, फास्ट होते. बरोबर. म्हणजे हा त्या दोन्ही ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे की बायपास सर्जरी रेग्युलर आणि बीटिंग हार्ट सर्जरी. म्हणजे निश्चितच बीटिंग हार्ट सर्जरी हा जो काही ॲडव्हान्स हे आहे त्याचा पेशंटला फायदाच आहे. डॉक्टर ज्योति, जैसे सर ने बताया, किसी की अगर एंजियोप्लास्टी हो, किसी का अगर बाईपास सर्जरी हो या फिर बीटिंग हार्ट सर्जरी हो, उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ ये कर सकता है क्या या नहीं? डेफिनेटली आज के तरीक़ों में इतना एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हुआ है कि हम ये सारे तरीके बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव, स्पेशली एंजियोप्लास्टी जो बोलते हैं, जैसे सर ने बताया एक छोटा सा यहाँ से एक इंजेक्शन डाल के पहले एंजियोग्राफी करते हैं. वो बस 15-20 मिनट का प्रोसीजर है. पेशेंट एंजियोग्राफी के टाइम पे तो पूरा कॉन्शियस ही रहता है. हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं, उसको बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. बस 15 मिनट में पता लगता है कि कंफर्म करते हैं कि ब्लॉक्स है या नहीं है, और ब्लॉक्स है तो कहाँ पे है. और जब कंफर्म हो जाता है कि ब्लॉक है, जो हार्ट अटैक में ब्लॉक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इज़ एंजियोप्लास्टी. तो वो भी बहुत ही सिंपल है. हाथ ही से जाते हैं, छोटा सा एक ट्यूब, बहुत ही सॉफ्ट ट्यूब हार्ट तक पहुंचाते हैं और वहाँ से हम ब्लॉकेज तक पहुँचते हैं और ब्लॉकेज को निकालते हैं, जो क्लॉट है वो निकालते हैं. और जनरली जहाँ पे वो नैरो, जहाँ पे वो आर्टरी सब नैरो है वहाँ उसको चौड़ा कर देते हैं. बलून डाल के पहले चौड़ा करते हैं और वहाँ पे स्टेंट लगाते हैं ताकि इट रिमेन्स वाइड और खून का फ्लो वैसे चालू रहे. तो दैट इज़ एंजियोप्लास्टी. तो ये हाथ से ही करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिकवरी इमीडिएट होता है क्योंकि बेहोश भी नहीं करते, पूरे होश में करते हैं और पेन वगैरह नहीं होता, कोई स्टिचेस नहीं लगते, कोई कट नहीं पड़ता है एंजियोप्लास्टी के टाइम पे. तो रिकवरी इज़ वेरी फास्ट. विद इन 24 आवर्स ज़्यादातर पेशेंट रिकवर हो जाते हैं. और अगर पेशेंट हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है तो हार्ट अटैक को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन लगते हैं. जैसे और कोई भाग जब इंजरी हो जाए
किसी और बॉडी के पार्ट को तो वो थोड़ा सूज जाता है थोड़े दिनों तक। वैसे ही हार्ट अटैक के बाद हार्ट का जो मांसपेशी है, मसल है, वो थोड़ा सूज जाता है 2-3 दिन तक। तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, हार्ट का बीटिंग फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है। तो उसको यूजुअली हम हमेशा हार्ट अटैक के पेशेंट्स के रिलेटिव्स से बोलते हैं कि द फर्स्ट क्रिटिकल फेज़ 24 से 48 घंटे तक का क्रिटिकल फेज़ है। यूजुअली उसके बाद में रिकवरी शुरू हो जाता है। तो यूजुअली द पेशेंट कैन गो होम आफ्टर दैट 2-3 दिन में। दिस इज़ अबाउट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। बाईपास थोड़ा वो ओपन हार्ट सर्जरी है, तो यहाँ पे कट होता है स्टर्नम, ये ब्रेस्ट बोन में, तो उसको रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। यूजुअली 7-8 दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद में 15-20 दिन के बाद मोस्ट पेशेंट्स वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा सकते हैं। यूजुअली अबाउट 2-3 महीने पूरे लगते हैं पूरा वो बोन को जोड़ने में, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में या मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉर्मल आफ्टर दैट। ओके, ये तो हो गया आत्तापर्यंत आपण जे प्रश्न विचारले सर ते मोठ्या माणसांसाठीचे होते. छोटी मुलं की जी आईच्या पोटात असतात अशा मुलांना हार्टच्या काही डिसीज होऊ शकतात का? हो हो, अशा मुलांना आम्ही आता काय म्हणतो की त्याला म्हणतो आम्ही कंजेनायटल हार्ट डिसीज म्हणतो की जे म्हणजे आपण जेव्हा आपला म्हणजे पोटात बाळ तयार होत असतं त्याला एम्ब्रियोजेनेसिस किंवा त्याच्यावेळेस काही डिफेक्ट होतात आणि ते कार्डियक आता न्यू डायग्नोस्टिक टेक्निक म्हणजे जे आहे आता प्रत्येक म्हणजे महिलेचं जी गरोदर आहे तिचं अल्ट्रासाऊंड करतात किंवा आम्ही म्हणतो त्याला फिटल इको वगैरे हे आता नॉर्म्स झालेत. म्हणजे हे जसं म्हणजे इव्हॉल्व झालं जसं म्हणजे गायनॅक किंवा ऑब्स्टेटिक सायन्स वगैरे, तर त्याच्यात आता बऱ्याच ठिकाणी जेव्हा ती गरोदर असते त्यावेळेसच 4थ्या महिन्याला 5व्या वेळेस जसं असतं त्यानुसार ते अल्ट्रासाऊंड करतात आणि तेच करताना फिटल इको म्हणजे तेव्हा आतल्या म्हणजे पोटातलं बाळ आहे त्याच्या हृदयाचं सुद्धा स्कॅनिंग करतात, जे आपण इकोकार्डिओग्राफी करतात ते त्याला फिटल इको म्हणतात. त्याच्यामुळं या नवीन ॲडव्हान्समेंटमुळं आजकाल ही डिसीजेस तुम्ही लवकर डायग्नोज करू शकता. त्यावेळेस म्हणजे बाळ जन्मायच्या आधीच काही कंडिशन असं असतात की ज्याच्यात ते बाळ सर्वाईव्ह होऊ शकत नाही. जेव्हा मेन हृदयाचे आर्टरी बंद असतात दोन्ही साईड आम्ही म्हणतो ऑर्टा किंवा तशा वेळेस आम्ही कार्डिओलॉजिस्ट म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम पेशंट कार्डिओलॉजिस्टकडे जातात की गायनॅक ते त्यावेळेस आम्ही ते टर्मिनेट करायचं सर, कारण की ते सर्वाईव्हच होणार नाही. ज्या काही अशा कंडिशन असतात की हृदयात होल असणे किंवा बाकीच्या दोन त्या कंडिशन असं आहेत की ज्यावेळेस आपल्याला काही कंडिशनला बाळ जन्मला इंटरव्हेन्शन लागतं आयदर बाय कार्डिओलॉजिस्ट त्याला म्हणतो आम्ही की ते कर, किंवा मग काही जणांना सर्जरी लावू शकते किंवा काही जणांना नंतर पुढं एखाद्या वर्षानंतर, पण ॲटलिस्ट त्या कंडिशनमुळे त्या आधी डायग्नोस लवकर होत आहेत, तुम्ही मॉनिटर करू शकतात आणि परत काही कंडिशनला आपण चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंटही देऊ शकतो. बरोबर, पण याच्यामध्ये याची कारणं काय असू शकतात? म्हणजे हेरिडिटरी असतात की? हेरिडिटरी आहेत काही कारणं. काही कारणांना आम्ही म्हणतो की काही जण जसं असतात की आम्ही म्हणतो एक डाऊन सिंड्रोम असतो, जेव्हा महिलेचं जे प्रेग्नन्सी एज खूप जास्त असेल तेव्हा झालं तर त्या ह्याच्यामध्ये एक डाऊन सिंड्रोम जो असतो ट्रायझोमी त्याच्यातसुद्धा असोसिएटेड कार्डियक ॲनोमली असतो. आम्ही म्हणतो एव्ही कॅनल डिफेक्ट म्हणजे ज्याच्यात हा हृदयाचं वाल आणि हृदयाला छिद्र हे असू शकतं. तर ती कारणं आहेत. त्याच्यामुळं ज्या रिस्क जास्त आहे ज्यांना आधी परत आम्ही त्याला म्हणतो कन्संग्युनियस मॅरेजेस म्हणजे तुमच्या जवळच्या नातेवाईकात लग्न झालं त्यांच्यामध्ये सुद्धा हे डिसिजेस आणि ह्यांचे प्रकार जास्त सापडतात. तर जेव्हा हे हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज असतात किंवा जिथं आधीच डायग्नोस होतं तर त्याला चांगल्या सेंटरला तुम्ही आलात, आधीपासून मॉनिटर केलं आणि नंतरचे प्लॅन केलं तर त्यांच्यात म्हणजे हे सर्वायवल रेट किंवा चांगलं नॉर्मल रेफ्रिजरेटर रेट होऊ शकतं डेफिनेटली. नक्कीच. डॉक्टर मुखोपाध्याय, पिछले 2 बरस से हम लोग कोविड सुनते आ रहे हैं और पिछले 2 बरस से ये भी सुनते आ रहे हैं कि जिसको कोविड हुआ है उसकी बहुत सारे लोगों की डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक हो गई है. तो ये कोविड और हार्ट अटैक का कोई? हाँ, कोविड और हार्ट अटैक का रिलेशन ये है कि बहुत ज़्यादा उसमें एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है. एंडोथेलियल डिस्फंक्शन का मतलब ये है कि जो आर्टरीज़ होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके इनर लाइनिंग, जैसे हमारा ऊपर स्किन एक लाइनिंग है वैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर एक इनर लाइनिंग है, उसको हम लोग एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं. वो एंडोथेलियल लाइनिंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो अगर इंटैक्ट रहे तो कहीं कुछ ब्लॉकेज नहीं होता है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन कोविड आने के बाद ये जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप से वो लाइनिंग डिसरप्ट होता है, वो लाइनिंग में कुछ दरार आता है, तो इसमें भी वही होता है
कोविड से भी ऐसा ही हुआ है, और इनफैक्ट हम लोग बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं जिसमें कोविड होने के बाद और कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी हाँ, कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत सारे हार्ट में ब्लॉकेजेस, और कई बार वो जो स्टेंट हम लोग डालते हैं, स्टेंट में भी ब्लॉकेजेस देखे हैं। तो ये तो हमारा जो ऑलरेडी इंडियंस लोग तो पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है हार्ट डिजीज़ होने के, उसके बाद कोविड आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये हार्ट डिजीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ब्लॉकेज को बढ़ा रहा है, क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए मेरा एडवाइस ये है कि कोविड हो, इसलिए हम लोग कोविड हो जब भी हुआ है हम लोग एक ब्लड थिनर ज़रूर देते हैं जो रक्त को पतला करता है। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलता हूँ कि जो कोविड वैक्सीनेशन लेने जा रहा है वो भी कम से कम 1 महीने के लिए वो ब्लड थिनर ले ले, क्योंकि ये क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है, और जिसका ऑलरेडी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा है। डॉक्टर ज्योति, आप कुछ कहना चाहेगी इस बारे में? सर ने ऑलरेडी बताया है कि कोविड कैसे आर्टरी के अंदर का सूजन बढ़ाता है और क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ाता है, लेकिन एक और कारण जो हमने देखा है कि 2 साल कोविड की वजह से जो बाकी जो मरीज़ है, डायबिटीज़ वाले, ब्लड प्रेशर वाले, जो रेगुलरली अपना फॉलोअप कर रहे थे, हार्ट के मरीज़, वो उन सब लोगों ने कोविड के डर की वजह से हॉस्पिटल्स उनके रेगुलर फॉलोअप्स नहीं किए, तो उसकी वजह से उनका डायबिटीज़ बढ़ा है, उनका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हुआ है, और वो अपने मेडिसिन्स जो रेगुलरली ले रहे थे वो भी उन्होंने बंद कर दिए बिना फॉलोअप के। तो उसकी वजह से ही, क्योंकि रेगुलर फॉलोअप नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। वो इनिशियल सिम्टम्स वो इग्नोर कर रहे हैं, कोविड की वजह से, डर की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे, नहीं जा रहे, तो बहुत लेट स्टेज पे पहुंच रहे थे हार्ट अटैक के पेशेंट्स कोविड की वजह से। तो ये एक और कारण है। तो इसलिए हम ये भी बोलना चाहते हैं लोगों से कि कोविड तो कोविड है, लेकिन और भी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होता है। और हार्ट की डिसीज़ का एक ये है कि अगर आप सही वक्त पे, अर्ली स्टेज पे आप इलाज करवाओगे, अगर आप सही वक्त पे जांच करवाओगे, तो बहुत से दिल के दौरे रोके जा सकते हैं। हार्ट से जो डेथ्स होते हैं वो बहुत कम किए जा सकते हैं अगर सही वक्त पे इलाज और सही वक्त पे जांच हो। इससे पहले कि हार्ट का मसल और हार्ट का मांसपेशी, वो पंपिंग कैपेसिटी सब कम हो जाए, उस स्टेज से पहले आपने ट्रीटमेंट लिया तो बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस है और एक नॉर्मल लाइफ आप लीड कर सकते हैं। तो कोविड की डर की वजह से आप अपने हॉस्पिटल विजिट्स को आप पोस्टपोन मत कीजिए। जो बाकी जो मरीज़ है, जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, उन सब पेशेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ अपना हॉस्पिटल का विज़िट आप बंद मत कीजिए कोविड की डर की वजह से। लकीली आज अपने देश में बहुत वैक्सीनेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, तो फॉर्चुनेटली कोविड से जो मर रहे हैं वो भी उसका नंबर्स भी कम हो गए हैं लकीली। तो बाकी सब डिसीज़ेस पे आपको ध्यान देना है। और हार्ट अटैक was a major leading cause of death even before COVID और अभी भी है, तो आप उस पर ध्यान देना है। और एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर हार्ट का इलाज सही टाइम पे होता है तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती है। सही बात आहे। डॉक्टर राजमाने, मी तुम्हाला असं विचारेन की आता सगळ्यांनीच तुम्ही हार्ट प्रॉब्लेम का होऊ शकतात, त्याच्यावरती उपचार काय आहेत हे सगळं सांगितलं, परंतु एका ठराविक वर्षानंतर कोणी या संदर्भातल्या टेस्ट कराव्यात आणि त्या कुठल्या प्रकारच्या असतात, आणि आपलं हे मणिपाल हॉस्पिटल जे आहे त्याच्यामार्फत या संदर्भातले काय काय तुम्ही सुविधा देता लोकांना? तुम्ही आम्ही ज्याला म्हणतो की कसं असतं की बॉडी ह्या टेस्ट म्हणजे मी सगळ्यांना ज्यांचं वय 40च्या वर होतं, 40 वयापर्यंत कसं आहे की तुम्हाला काही मोस्ट ऑफ द डायबिटीज वगैरे किंवा ब्लड प्रेशर आजकाल अर्ली एजेसमध्ये यायला लागले, पण ज्यांना काही नाही त्यांनी कमीत कमी 40 वयाच्या नंतर एक सिंपल टेस्ट आहे, जसं मी आधी सांगितलं, एक 2D इको किंवा ECG आणि एक ट्रेडमिल टेस्ट, हे तुम्ही कोणीही करू शकता जो फिट आहे ते, आणि वर्षाला तुम्ही ह्या गोष्टी रिपोर्ट आणि तुमच्या ब्लडमधले कोलेस्ट्रॉल लेवल,
तुमचे ब्लडची शुगर लेवल, प्लस आम्ही म्हणतो की ग्लायकोसिलेटेड HbA1c सर तुम्हाला शुगर असेल ते. आणि ज्या पेशंटला डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ह्या गोष्टी आहेत ऑलरेडी त्यांना आहेत, तर त्यांनी तर ह्या गोष्टी इयरली तुम्ही केल्याच पाहिजे. आणि दुसरे रुग्ण असतात की जसं मॅडम म्हणलं की ज्यांना फॅमिली हेरिटरी, ज्यांच्या फॅमिलीमध्ये स्ट्रॉंग हिस्ट्री, त्यांच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला होता, त्यांच्या वडिलांचं किंवा आईला हार्ट अटॅक आला होता, ज्यांना त्यांच्याकडे त्यांचं बायपास झाले किंवा ज्यांची अँजिओप्लास्टी, त्यांना अशी स्ट्रॉंग फॅमिली हिस्ट्री आहे, त्या लोकांनीसुद्धा ह्या टेस्ट केल्या पाहिजेत. आणि तर ह्या टेस्ट मणिपालमध्ये अवेलेबल आहेत आणि ह्या सगळ्या टेस्ट OPD बेसिसवर होतात. म्हणजे ह्याच्यासाठी तुम्हाला येऊन हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट व्हायची आवश्यकता नाही आहे. तुम्ही सकाळी येऊ शकता, ब्लडच्या टेस्ट करू शकता आणि ह्या टेस्ट पूर्णच करायला एक जास्तीत जास्त तुम्हाला 1 ते 2 तास लागतील. तुमच्या वर्षभरातले 1 ते 2 तास म्हणतो मी, तेवढं तर आपण आपल्या ह्याच्यासाठी कोणीही द्यायलाच हवे, आरोग्यासाठी द्यायलाच पाहिजे. आणि ह्या म्हणजे शनिवारी वगैरे सुद्धा हे हेल्थ चेक आणि ह्याच्याशी सगळे चालू असतात फॅसिलिटीज. तर तुम्ही एवढं तरी प्रत्येकाने वर्षातनं एकदा तरी स्वतःसाठी वेळ, आपल्या हृदयासाठी स्वतःच्या वेळ द्यायला पाहिजे. नक्कीच. खरं तर हृदयाचा संबंध हा मनाशी असतो. ज्याचं हृदय चांगलं त्याचं मनही चांगलं असतं असं म्हटलं जाते. खरं तर हृदय म्हटलं की आपण प्रत्येक ठिकाणी बघतो, हार्ट शेप आला की तिथे कुठेतरी प्रेमाचाही संबंध येतो. आणि अशा ह्या सुंदर अशा नाजूक अशा अवयवाला जपण्याचं काम हे सगळे डॉक्टर्स करत असतात. खरं तर त्यांनी जे काही उपदेश केलेला आहे किंवा त्यांनी जी काही लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सांगितलेली आहे त्याचा अवलंब आपण करणं आत्ताची ही काळाची गरज आहे. आणि त्यानुसार आपली ही जी काही तरुण मंडळी आहेत, आपले जे कोणी एजेड आपले ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांनी सांगितलेल्या ह्या गोष्टींचा जर अवलंब केला तर निश्चितच आपल्याला याच्या आत्ता आणि याच्या पुढेही कधीही हार्ट अटॅकच्या त्रासाला किंवा त्या जाचाला अक्षरशः सामोरं जावं लागणार नाही. आज आपल्याशी हार्टच्या संदर्भातल्या, आपल्या हृदयाच्या संदर्भात अत्यंत सुंदर आणि अत्यंत सोप्या शब्दात या तिन्ही डॉक्टरांनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे. त्याबद्दल डॉक्टर ज्योती कुसनूर, डॉक्टर राकेश देशमाने आणि डॉक्टर सब्यसाची मुखोपाध्याय यांचे मी आमच्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग लाईव्ह टीमच्या वतीने खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू.